अधिवेशन का तीसरा सत्र चल रहा है और तीसरे सत्र में मुझे आखिरी भाषण देना था, मगर मुझे फ्लाइट पकड़कर दूसरे कार्यक्रम के लिए यहाँ से फौरी तौर पर निकल जाना होगा। यदि मैं रोडवेज की बस या एसटी की बस से जाता तो एक बस छोड़कर दूसरी बस पकड़ सकता था, मगर फ्लाइट जाने के बाद बस की तरह कोई फ्लाइट नहीं मिलती है। इसलिए मुझे दूसरा कार्यक्रम अटेंड करने के लिए जाना ज़रूरी है और इसलिए मैं उस कार्यक्रम के लिए जाना ज़रूरी होने की वजह से मुझे जल्दी जाना होगा और इसलिए मैं यहाँ पर पहले अपनी बात कह रहा हूँ। अध्यक्ष आमतौर पे आखिरी बोलता है, मैं पहले बोल रहा हूँ। इसीलिए मैं ये भी घोषित करता हूँ कि इस सत्र की अध्यक्षता सुजाता काळे, जो इस महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो करने वाली है और उसके पहले एक दो और महिलाएं जो आई हुई है वो बात करेगी और उसके बाद में ये सत्र समाप्त होगा। तो जो विषय रखा गया है वो विषय है ईवीएम के द्वारा चुनाव आयोग के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र पर बलात्कार एवं मानवाधिकारों का उल्लंघन, एक गंभीर विश्लेषण। ये जो विषय आज चर्चा करने के लिए रखा हुआ है, ये हमारे लिए, सभी लोगों के लिए, सभी मूल्यवासी बहुजनों के लिए ये आज के तारीख में सबसे ज़्यादा मूल्यवान, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। आप लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में फैसला दिया था। इसका आवाज थोड़ा सा बढ़ाओ तो लोगों को ज़्यादा स्पष्टता से आवाज आएगी। तो हाँ, ठीक है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में फैसला दिया। फैसला देने के बाद 9 अक्टूबर को अखबार में या टीवी में इतना बड़ा जजमेंट होने के बावजूद भी अखबार वालों ने एक भी खबर नहीं छापी और इस खबर को अखबार वालों ने दबा दिया। टीवी वालों ने भी इस खबर को नहीं बताया और इससे आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में फैसला दिया, इसकी जानकारी आप लोगों को नहीं हो सकी। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, ये बात मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को पता हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में क्या फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है, जो निर्णय है, ये निर्णय अंग्रेजी में लिखा हुआ है और बहुतांश लोगों को अंग्रेजी समझने के लिए दिक्कत होगी। इसलिए मैं इसका हिंदी अनुवाद भी आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि अंग्रेजी और हिंदी में सभी लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो फैसला है टोटल, ये 33 प्यारा का फैसला है। 33 प्यारा में 29 प्यारा जो है उसमें इसके बारे में जजमेंट लिखा हुआ है। जजमेंट में लिखा हुआ है, फ्रॉम द मटेरियल्स प्लेस बाय बोथ द साइड, यानी चुनाव आयोग के विरोध में और ईवीएम मशीन के विरोध में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो केस दायर किया था, उस केस में सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में जो दस्तावेज दाखिल किए, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के विरोध में नोटिस इशू किया। उस नोटिस का चुनाव आयोग ने जवाब दिया
ये जवाब और केस दस्तावेज दोनों तरफ के दस्तावेजों को पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं, वी आर सेटिस्फाइड दैट द पेपर ट्रेल इज एन इंडिस्पेंसेबल रिक्वायरमेंट ऑफ ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसका मतलब ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो जज है ये पूर्णतः संतुष्ट है, इस बात से संतुष्ट है कि अकेले ईवीएम मशीन के आधार पर फ्री फेयर मुक्त और निष्पक्ष चुनाव करना संभव नहीं है। यदि मुक्त और निष्पक्ष चुनाव करना है तो ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल नाम की मशीन लगाना अनिवार्य है। ये उसका ट्रांसलेशन हो गया। आगे सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, और ये जो ट्रांसलेशन आपको बताया, ये ट्रांसलेशन में क्लियर जजमेंट है कि केवल ईवीएम मशीन के आधार पर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। नंबर दो लाइन, the confidence of the voters in the EVMs can be achieved. The confidence of the voters यानी मतदाताओं का विश्वास इन दी ईवीएम्स, ईवीएम में मतदाताओं का विश्वास कैन बी अचीव्ड, ये विश्वास हासिल किया जा सकता है। ये जो मशीन है, ये मशीन मतदाताओं का विश्वास हासिल कर सकती है। कब? जब ईवीएम को ओनली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पेपर ट्रेल, पेपर ट्रेल नाम की मशीन जब ईवीएम मशीन को जोड़ी जाएगी, उसी स्थिति में ईवीएम मशीन पर लोगों का जो गया हुआ विश्वास है कैन बी अचीव्ड, वो दोबारा हासिल कर सकते हैं। ये दूसरी लाइन भी जज क्लियर है कि ईवीएम मशीन पर जनता का विश्वास नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड की और सुप्रीम कोर्ट ने उसके विरोध में ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल लगाए बगैर ईवीएम मशीन विश्वास हासिल नहीं कर सकती, ये जजमेंट लिखा। आगे और ज्यादा महत्वपूर्ण है, ईवीएम विथ पेपर ट्रेल सिस्टम। अंग्रेजी का जो ड्राफ्ट है जज का, केवल ईवीएम नहीं, ईवीएम विथ पेपर ट्रेल सिस्टम, यानी ईवीएम के साथ पेपर ट्रेल जोड़ने के बाद सिस्टम एंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द वोटिंग सिस्टम। अभी मतदाताओं का विश्वास ईवीएम पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मतदाता जिस कैंडिडेट को वोट डालता है, मतदाता को ये गारंटी नहीं दी जा सकती, मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूं, मतदाता को ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि वो जिस कैंडिडेट को वोट डाल रहा है उसका वोट उसी कैंडिडेट के नाम पर जमा होगा। अंग्रेजी में दोबारा पढ़ के बताता हूं, ईवीएम विथ पेपर ट्रेल सिस्टम एंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द वोटिंग सिस्टम। ईवीएम को पेपर ट्रेल सिस्टम जोड़ने के बाद ही हम मतदाताओं को ये विश्वास दिला सकते हैं कि मतदाता जिस कैंडिडेट को वोट डालेगा उसका वोट उसी कैंडिडेट के नाम पर जमा होगा। ये गारंटी दी जा सकती है, ये इंश्योर किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। आगे, with an intent to have a fullest transparency in the system, with an intent to have a fullest transparency in the system, सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं विद
and intend to have a fullest transparency in the system. चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया में हम जुडिशरी के लोग पूर्णता पारदर्शिता लाना चाहते हैं। ट्रांसपेरेंसी अंग्रेजी शब्द है और हिंदी का अर्थ है पारदर्शिता। न आपको ट्रांसपेरेंसी समझ में आती है, न आपको पारदर्शिता समझ में आती है। तो मैं आपको इसको समझाता हूं, इसका अर्थ क्या है, पारदर्शिता का अर्थ क्या है। पारदर्शिता का अर्थ चुनाव के साथ जोड़कर मैं समझाता हूं। जैसे ईवीएम मशीन के बारे में, उसके टेक्निकलिटी के बारे में चुनाव आयोग को सारी जानकारी है, मगर मतदाता को जानकारी नहीं है, कैंडिडेट को जानकारी नहीं है, पार्टी के प्रेसिडेंट को जानकारी नहीं है, पार्टी को जानकारी नहीं है, विरोधी पार्टी को जानकारी नहीं है, बीजेपी को जानकारी है, कांग्रेस को जानकारी है, बाकी किसी पार्टी के लोगों को जानकारी नहीं है। इसका मतलब है एक पार्टी को जानकारी है, दूसरे पार्टी को जानकारी ना होना सिद्ध करता है ईवीएम मशीन पारदर्शी नहीं है। पारदर्शी का मतलब है कि अगर कांग्रेस का कोई विरोध कर रहा है तो कांग्रेस को भी मालूम होना चाहिए, विरोध वालों को भी मालूम होना चाहिए। अगर बीजेपी का कोई विरोध कर रहा है तो बीजेपी को भी मालूम होना चाहिए और विरोधियों को भी मालूम होना चाहिए। मगर इसमें क्या स्थिति है, कांग्रेस को मालूम है, बीजेपी को मालूम है, बाकी पार्टियों को मालूम नहीं है। इसका मतलब है दूसरे पार्टियों से छुपाया जा रहा है, मतदाताओं से छुपाया जा रहा है, कैंडिडेट से छुपाया जा रहा है। और ये जो छुपाया जा रहा है, ये छुपाया जाना सिद्ध करता है कि ईवीएम मशीन और वर्तमान चुनाव प्रणाली पारदर्शी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा विद एन इंटेंट टू हैव ए फुलेस्ट ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम, हम चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना चाहते हैं, मतलब सभी को जानकार बनाना चाहते हैं। आगे, एंड टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर। रिस्टोर का मतलब है हम लोगों का जो विश्वास जो ईवीएम मशीन से गया हुआ है, उठा हुआ है, वो विश्वास रिस्टोर का मतलब है पुनर्बहाल करना चाहते हैं। अभी विश्वास नहीं है, उस विश्वास को पुनर्बहाल करना चाहते हैं। एंड टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्लियर लिखा कि लोगों का विश्वास नहीं है, वो विश्वास हम पेपर ट्रेल मशीन ईवीएम को लगाकर फिर से रिस्टोर करना चाहते हैं, पुनर्बहाल करना चाहते हैं। और पुनर्बहाल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो कहा इट इज नेसेसरी टू सेट अप ईवीएम विथ पेपर ट्रेल सिस्टम। ये करने के लिए ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन जोड़ना होगा। इसके लिए ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन जोड़ना होगा। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने दिया हुआ है और ये जजमेंट क्लियर है कि केवल ईवीएम मशीन के आधार पर चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। फ्री यानी मुक्त नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता। पारदर्शी नहीं हो सकता इसका मतलब वोटों के साथ षड्यंत्र हो सकता है, वोटों को गायब किया जा सकता है, हमारा वोट किसी और के नाम पर जमा किया जा सकता है, मशीन के अंदर ही अंदर हेराफेरी की जा सकती है। ये सारा का सारा किया जा सकता है।
ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और सुप्रीम कोर्ट कोई मैजिस्ट्रेट नहीं है। तालुका में जो मैजिस्ट्रेट बैठता है ना, वो मैजिस्ट्रेट का अदालत नहीं है। ये भारत की सबसे बड़ी अदालत है और इसके ऊपर कोई अदालत नहीं है। इतनी बड़ी अदालत ने यह फैसला दिया। उसके 5 महीने बाद भारत में 2014 को चुनाव हुआ और उस चुनाव में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में आदेश देने के बावजूद भी पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया। हैरान करने वाली बात है, नहीं लगाया। और ना लगाकर केवल 13 जगह पर लगाया, वो भी नागालैंड और मिजोरम में लगाया जो ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर है। क्यों लगाया वहां? इसलिए लगाया क्योंकि हम लोगों को पेपर ट्रेल मशीन ईवीएम को जोड़ दी गई है, इसकी जानकारी भी हम लोगों को नहीं होनी चाहिए। जानकारी तो जानकारी, इस मशीन की हवा भी हम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अब नागालैंड मिजोरम में अगर मशीन लगाई और उस मशीन को हवा ने अगर टच किया तो ज्यादा से ज्यादा बंगाल तक आ सकती है हवा, इधर महाराष्ट्र तक नागपुर तक हवा भी नहीं आने वाली। तो हवा भी हमारे पास नहीं पहुंचे, इसके लिए चुनाव आयोग ने कोशिश की, भारत सरकार ने कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों ने कोशिश की, मीडिया ने इस खबर को दबाकर कोशिश की। इतना भयंकर षड्यंत्र किया गया। अगर इतना भयंकर षड्यंत्र किया गया है तो इस षड्यंत्र की जानकारी हमको इसलिए नहीं हुई क्योंकि अखबार वालों ने खबर नहीं दी। और आज तक खबर नहीं दी। जजमेंट देकर 3 साल 10 महीने हो गए, आज तक खबर नहीं दी। चुनाव हुआ 2014 में। 16 मई 2014 को भारतीय जनता पार्टी को 283 सीटें मिली और 31% वोट मिले। हमने चुनाव आयोग के साइट पर जाकर देखा तो पता चला चुनाव आयोग के साइट पर 2014 के चुनाव के पहले किसी भी राजनीतिक दल को 31% वोटों पर सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिली। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है 272 सीटें भी नहीं मिली, मगर 31% वोटों पर बीजेपी को 283 सीटें मिली, 11 सीटें ज्यादा मिली। मगर पूर्व का रिकॉर्ड है 272 सीटें, सिंपल मेजॉरिटी भी किसी को नहीं मिली। मगर चुनाव आयोग बीजेपी को 11 सीटें यानी 283 सीटें मिली, ज्यादा मिली 11 सीटें। यह अपने आप में एक सबूत था कि मामला गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। मेरा भाषण पूरा समाप्त होने के बाद आपको लगेगा दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि सारी की सारी दाल काली है। मेरे पास इतने सबूत है, मेरे पास इतने दस्तावेजी सबूत है, और केवल और केवल और केवल मेरे पास ही है, भारत भर में किसी के पास भी नहीं है। और ये जो सबूत है, ये सबूत की वजह से मैं सबूत के आधार पर ये सारी की सारी बातें दस्तावेजी सबूत के आधार पर कहता हूं।
16 मई 2014 को रिजल्ट आने के 1 महीने बाद चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि 8 लाख ईवीएम मशीन को कबाड़ में, भंगार में बेचा जाए। बेचने का फैसला किया। जिन मशीनों पर 1 महीने पहले 573 लोकसभा की सीटों का चुनाव हुआ, भारत के सांसदीय लोकतंत्र का चुनाव हुआ, जिन मशीनों पर हुआ, वो मशीनें 1 महीने में कबाड़ घोषित हो गई। कबाड़ समझते हो ना? कबाड़ का मतलब है, इधर महाराष्ट्र में भंगार भी बोलते हैं, अंग्रेजी में स्क्रैप बोलते हैं। तो कैसे हो गई? ये मैं दादर में भाषण कर रहा था इसी विषय पर, तो एक नौजवान भागते दौड़ते मेरे डायस के पास आया और मुझे उसने इकोनॉमिक टाइम्स की अखबार दिया। मैंने कहा क्या है? तो कहा बड़ी खबर है, बाद में आप पढ़ लेना। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मैंने खबर पढ़ी। पढ़ने के बाद मुझे शौक लगा कि चुनाव आयोग ने 8 लाख मशीनें बेचने का फैसला किया, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो मैंने सोचा इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। कारण नंबर 1, चुनाव आयोग ने यह सोचा होगा या चुनाव आयोग के पास एक कारण होगा कि जब ये मशीनें उन्होंने खरीदी थी तब उसकी मियाद यानी 14 मई महीने तक ही या 14 के चुनाव तक ही ये मशीनों का उपयोग करना होगा, ऐसा गारंटी कार्ड मशीन बनाने वाली फैक्ट्री ने दिया होगा। आजकल आप मोबाइल खरीदते हो ना 2-3 हजार का, 2-3 हजार का जब मोबाइल खरीदते हो तो कंपनी वाले आपको गारंटी कार्ड देते हैं, गारंटी का लेटर देते हैं, 6 महीने की, साल भर की हम लोग आपको गारंटी देते हैं। इतनी बड़ी मशीन 125 करोड़ लोगों के जनतंत्र का चुनाव करने वाली मशीन का जरूर गारंटी कार्ड दिया होगा और इस गारंटी कार्ड में ये लिखा होगा कि 2014 के चुनाव तक ही ये मशीनें चलेगी। शायद इसलिए चुनाव आयोग ने जून महीने में इन मशीनों को कबाड़ में बेचने का फैसला किया होगा। इसलिए हमने चुनाव आयोग को आरटीआई में लेटर लिखा। पहला लेटर लिखा, क्या लेटर लिखा? लेटर लिखा कि इकोनॉमिक टाइम्स में जो खबर छपी है 8 लाख मशीनें कबाड़ में, भंगार में बेचने का आपने फैसला किया, क्या ये खबर सही है? चुनाव आयोग ने हमें 1 महीने में जवाब दिया, लिखित कहा सही, खबर सही है। हो गया हमारे पास दस्तावेजी सबूत कि 8 लाख मशीनें बेचने का फैसला, कबाड़ में बेचने का फैसला चुनाव आयोग ने किया, ये खबर सही है, ऐसा चुनाव आयोग ने हमें लिख कर दिया। चुनाव कमिश्नरों के स्टैंप पर और साइन करके हमें लिख कर दिया। फिर हमने उनको दूसरा लेटर लिखा और दूसरा लेटर लिखा और पूछा कि आपने जिस कंपनी से ये मशीन खरीदी होगी गारंटी कार्ड दिया होगा, ओरिजिनल तुम अपने पास रख लो, जेरॉक्स कॉपी हमको दे दो और जरूर अटेस्टेट करके गेजेटेड ऑफिसर के साइन से हमें दे देना, ताकि दूसरों को दिखाने के दौरान लोग यकीन करेंगे हाँ ये दस्तावेज प्रमाणित दस्तावेज है। तो ये हमने लेटर लिखा। फिर तीसरा लेटर लिखा और हमारे मन में तीसरा एक सवाल पैदा हो गया
वो तीसरा सवाल क्या था कि चुनाव आयोग को मालूम है ईवीएम मशीन में घोटाला हमने करवाया, चोर को मालूम है हमने चोरी किया, और मालूम होने की वजह से चोर को लगा कि कोई पागल आदमी अगर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम मशीन को सील करने का आदेश ले आया, वामन मेश्राम जैसा पागल कोई न कोई आदमी हो सकता है, तो अगर सील करने का आदेश लाता है तो क्या होगा? सील करने का आदेश लाने के बाद ये मशीनों को, मशीन में दो पार्ट है, एक हार्डवेयर लोहा, सॉफ्टवेयर डाटा। अगर ये डाटा है तो घोटाले का लिखित सबूत वो डाटा में उपलब्ध है, और ये डाटा पकड़ में आ जाएगा तो चुनाव कमिश्नरों को फांसी की सजा होगी, देशद्रोह का केस होगा, कोई 125 करोड़ जनतंत्र के साथ गद्दारी करने का मामला सामने आएगा और ये फांसी की सजा होगी। चुनाव कमिश्नर डर गए, जो चोर होता है उसे डर होता है, कहावत है ना, जो चोर होता है उसे डर होता है। मराठी लोगों में कहावत है चोराच्या मनात चांदणे है, और हिंदी में कहावत है चोर के दाढ़ी में तिनका। हो गया, सभी हो गया, अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, तो सभी को अब आपको समझ में आ गया होगा कि चोर होगा तो डर होगा। इसलिए चोरों ने, यानी कमिश्नर जो चुनाव कमिश्नर है, मैं चुनाव कमिश्नरों को चोर कह रहा हूं, चुनाव कमिश्नरों को चोर कहना साधारण बात नहीं है। वो मेरे खिलाफ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस दायर कर सकते हैं, मगर करने वाले नहीं है, क्योंकि मैंने ही किया है। वो मेरे खिलाफ क्या करेंगे, मैंने ही उनके खिलाफ किया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरे पास सबूत है सारे के सारे। और तो चुनाव आयोग के कमिश्नरों को डर लगा कि इससे तो हम लोगों को फांसी की सजा हो जाएगी, इसलिए उन्होंने प्लान बनाया इन मशीनों को कबाड़ में बेच दिया जाए। कबाड़ में की कमेटी बनाई, और यदि हाँ तो कितने लोगों की कमेटी बनाई, उनके नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनका लैंडलाइन नंबर क्या है, उनका पोस्टल एड्रेस हो जरूर दिया जाए, और ये देने के एवज में हमसे जितना पैसा चाहिए वो पैसा हमसे जरूर लिया जाए। लिखा चिट्ठी, चिट्ठी लिखते ही चुनाव आयोग के कान खड़े हो गए। जैसे डिस्कवरी चैनल में हिरन जब शेर को देखता है तो हिरन के कान जो ऐसे पड़े होते हैं ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो उसको लगता है कि खतरा नजदीक आ गया है। जैसे ही हमारी चिट्ठी पहुंची, उन्होंने हमें जवाब देने के लिए हीला हवाली करना शुरू कर दिया, और हमें ये जवाब देने से मना कर दिया। जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो हमारा यकीन मजबूत हुआ कि ये लोग चोर जरूर है। चोर ही को न डर लगेगा, हैं? वामन मेश्राम इसलिए नहीं डर रहा है क्योंकि वो चोर नहीं है, और चुनाव आयोग को चोर साबित करने के लिए इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मांग रहा है। वो तो मेरा मौलिक अधिकार है, देना बंधन कारक है, फिर भी देने के लिए हिलाहवाली किया तो सिद्ध हो गया कि चुनाव आयोग कुछ गड़बड़ी करने में लगा हुआ है, दाल में कुछ काला जरूर है। इतने में विधानसभा के चुनाव घोषित हो गए, तो मैं महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में चला गया, और चंडीगढ़ के हाई कोर्ट में गया, और पटना के हाई कोर्ट में गया, एक साथ 3 हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया।
ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। और होने के बाद में मैंने फिर चिट्ठी लिखा चुनाव आयोग को और कहा, जब 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया, तब भी आप लोग सुप्रीम कोर्ट की नहीं मान रहे हैं। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के अवमानना की केस चुनाव आयोग के विरोध में दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट में। जब मैंने चुनाव आयोग के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में न्यायपालिका की अवमानना की केस दायर कर दिया, तो आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि जिस वकील के द्वारा मैंने ये केस दायर किया, मेरे से पीछे जिन वकीलों ने केस दायर किया, सुप्रीम कोर्ट में उनकी हियरिंग हो रही थी और मैंने पहले केस दायर किया था, मेरी केस हियरिंग को आ ही नहीं रही थी। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने हमारे जो इस केस को लड़ने से संबंधित आदमी हमने रखे, उसको मैंने टेलीफोन किया और कहा, अरे भाई पुराने नए केस हियरिंग को आ रहे हैं, हमारी पुरानी केस क्यों नहीं आ रही है, जरा जाओ तो दिल्ली जाके इंक्वायरी किया। तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने बताया कि आपके वकील ने तो केस विड्रॉ कर दिया है। अरे वामन मेश्राम का केस वामन मेश्राम को पूछे बगैर विड्रॉ कर दिया। आज तक ब्रह्मा भी ऐसी औकात नहीं कर पाया, ये वकील ने कैसा किया। ये तो वकील ने बहुत बड़ी जरूरत किया। उस वकील को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मैंने फौरी तौर पर इमीडिएट सिंपल एक मैसेज, SMS मैसेज, सिंपल मैसेज भेजा मेरे जूनियर लॉयर को, जिसने विड्रॉ किया उसको नहीं, जूनियर लॉयर को मैसेज भेजा। वकील ने मुझे पूछे बगैर केस विड्रॉ किया, इसका मतलब उसने मेरा विश्वासघात किया। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस मैं उस वकील पर दायर करना चाहता हूं। आप जूनियर लॉयर है, मुझे सलाह दीजिए। दूसरी बात, बार काउंसिल ने उस वकील को वकालत करने का सर्टिफिकेट दिया, तो मैंने कहा अब वो जिंदगी में दोबारा वकालत नहीं कर पाएगा। बार काउंसिल में उसका सर्टिफिकेट रद्द हो जाएगा। मैं एप्लीकेशन करने जा रहा हूं और मेरे पास सबूत है, और वो सबूत सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में है कि वकील ने लिखित एप्लीकेशन देकर मेरी केस को विड्रॉ किया। तो मेरे पास तो लिखित सबूत है, काल्पनिक बात तो मैं कर नहीं रहा हूं। तो मेरे जूनियर लॉयर ने, जिस वकील ने केस विड्रॉ किया, उसको बताया, वामन मेश्राम तुम्हारे खिलाफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस दायर करने जा रहे हैं, और तुम्हारा बार काउंसिल का वकालत का सर्टिफिकेट है ना, उधर भी एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। तो एक तो जेल में भी चले जाओगे, और दूसरा तुम्हारा वकालत करने का सर्टिफिकेट खत्म हो जाएगा। तुमने मालूम नहीं, वो वामन मेश्राम नागवंशी आदमी है, वो बदला लेने का बहुत हुनर उसके अंदर है। वो छोड़ता नहीं है उसके साथ में अगर कोई इस तरह का व्यवहार कर ले। वो खतरनाक आदमी है, हाँ? वो छोड़ता नहीं है। तो तुरंत उसने मैसेज भेजा कि मैं दोबारा केस रजिस्टर करता हूं। कुछ नहीं किया, SMS किया। हम भी उस्ताद, उसी लॉयर को हमने दोबारा केस रजिस्टर करने के लिए कहा, जिसने हमारा विश्वासघात किया, उसी को दोबारा केस रजिस्टर करने के लिए कहा। उसने किया तो हमें मालूम हो गया वकील का दोष नहीं है। बाहरी शक्तियां, जो चुनाव हेरा फेरी करके जीते हुए लोग हैं, वो लोग वकील पर दबाव डाल रहे हैं कि वामन मेश्राम पर तो ब्रह्मा दबाव नहीं डाल सकता भाई। बाकी का तो छोड़ो, ब्रह्मा के ऊपर तो कोई है ही नहीं है।
तो केवल वकील ही हमको बचा सकता है। इसलिए वकील को उन्होंने प्रेशराइज किया, और इसकी वजह से अब किसने प्रेशराइज किया होगा? जिनको ईवीएम मशीन के घोटाले का फायदा हुआ होगा, उन लोगों ने वो विड्रॉवल करवाया। इतना तो मैं थोड़ा दिमाग तो रखता हूं, दिमाग है इसीलिए तो लड़ रहा हूं। तो इसीलिए ये बात जो है, दोबारा जब हमने रजिस्टर किया तो हमें पता चल गया कि वकील का दोष नहीं है, थर्ड पार्टी इसमें ऑपरेटिव है जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, नोटिस इशू हुआ। नोटिस इशू करने के लिए मुझे 3 बार चीफ जस्टिस के कोर्ट में इंटरवेंशन का एप्लीकेशन देना पड़ा। हैरान करने वाली बात है, चीफ जस्टिस ने 3 बार मेरे फेवर में आदेश दिया अर्ली हियरिंग किया जाए, मगर फिर भी चुनाव आयोग 6 महीने तक उसको टालता रहा। चीफ जस्टिस ने इंटरवेंशन करने के बावजूद भी, आप अंदाजा लगा सकते हो ईवीएम में कितना बड़ा घोटाला है। अगर नहीं होता तो ये सारा करने की जरूरत क्या थी? मेरा केस चलने देते। उनको मालूम है ये केस चलने देना बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मैंने सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट में दिए। आप लोगों को बताया जाता है कि न्यायालय अंधा होता है और सबूत की मांग करता है। मैंने ज्यादा सबूत दे दिया। न्यायालय अंधा होता है और सबूत की मांग करता है, मैंने ज्यादा सबूत दे दिया। और केवल सबूत नहीं दिया, वो सबूत का अर्थ क्या है वो भी लिखा। 6 महीने बाद नोटिस इशू हुआ और चुनाव आयोग ने जब जवाब दिया तो जवाब झूठा दिया। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके जवाब झूठा दाखिल करना कानूनन अपराध है, मगर चुनाव आयोग ने यह अपराध किया और हमने रिजॉइंडर दिया। रिजॉइंडर का मतलब चुनाव आयोग ने जो रिप्लाई दिया वो रिप्लाई कैसा झूठा है हमने फिर लिख कर दिया। शायद जुडिशरी के हिस्ट्री में ऐसा हुआ या नहीं हुआ मैं नहीं जानता। और उसके बाद 4 जनवरी 2017 को मेरी केस हियरिंग के लिए आई। सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट लॉयर थे वो 4 लॉयर मेरे खिलाफ में चुनाव आयोग के समर्थन में केस लड़ रहे थे। और जब लड़ रहे थे तो वकील ने जज को कहा, जज को क्या कहा? क्योंकि मैंने जब हाई कोर्ट में केस दायर किया था उसके बाद मैंने चुनाव आयोग को एक और चिट्ठी लिखा था। उस चिट्ठी में कि क्यों नहीं पेपर ट्रेल लगा रहे हो, तो चुनाव आयोग ने मुझे जवाब दिया था कि नरेंद्र मोदी पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए हमें पैसा नहीं दे रहा है। तो मैंने इस जवाब में चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखा था कि एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री आखिरी अथॉरिटी नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति होता है। तो चुनाव आयोग ने क्या प्रधानमंत्री के विरोध में कि 8 अक्टूबर 2013 को फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो आदेश लागू करने के लिए हम पैसा मांग रहे हैं मगर प्रधानमंत्री नहीं दे रहे हैं। राष्ट्रपति जी इस पर आप दखल दे। क्या ऐसी कोई चिट्ठी चुनाव आयोग ने लिखी? नहीं लिखी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या चुनाव आयोग ने ऐसी ही चिट्ठी
जैसे राष्ट्रपति को लिखी नहीं लिखी। क्या चुनाव आयोग ने, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या समस्त विरोधी पार्टी के लोगों की और सारे सर्वदलीय पार्टियों की मीटिंग चुनाव आयोग ने बुलाकर क्या सभी पार्टियों को खबरदार किया कि देश का प्रधानमंत्री देश में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न नहीं कराना चाहता है? आपने ऐसा किया? आपने, चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस पूर्व में लेता रहा है। क्या इस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भारत के समस्त मतदाताओं को जागृत करने के लिए कहा और मतदाताओं को कहा कि आप लोगों ने जिस व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री चुना, वो प्रधानमंत्री फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए पैसा नहीं दे रहा है? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने करके भारत के प्रजा को, मतदाताओं को बताया? ऐसा भी आपने नहीं बताया। यह चिट्ठी मैंने चुनाव आयोग को लिखी थी और मैं राह देख रहा था कि चुनाव आयोग मेरे चिट्ठी का कोई जवाब देता। जब चुनाव आयोग ने मेरे चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया तो मैं चुनाव आयोग के विरोध में केस दायर कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में जो 4 वकील चुनाव आयोग के मेरे खिलाफ लड़ रहे थे, तो सीनियर मोस्ट लॉयर ने जज को कहा, जज साहब, ये वामन मेश्राम जो है वो ऐसी ऐसी चिट्ठी लिखता है, ऐसी ऐसी चिट्ठी लिखता है, ऐसी ऐसी चिट्ठी लिखता है। तो जज ने कहा, कैसे कैसे लिखता है? तो वकील ने कहा, वो चिट्ठी पढ़ के सुना दे। हाँ, पढ़ के सुना दे। तो ये जो चिट्ठी अभी मैंने आपको बताई, वो वकील ने जज को पढ़ के सुना दिया। सुनाने के बाद जज को लगा कि राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा, ये तो संवैधानिक है। चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखा, ये संवैधानिक है। सर्वदलीय मीटिंग बुलाया, संवैधानिक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बताया, संवैधानिक है। इसमें कोई भी बात असंवैधानिक नहीं है। तो इसलिए जज को बात समझ में आई और जज ने वकील को कहा, चिट्ठी थोड़ा बाज रखो। हाँ, ठीक। अब ये बताओ, वामन मेश्राम ने जो केस में मुद्दा उठाया, उस मुद्दे के लिए आप पेपर टेल मशीन से संबंधित मुद्दा है, तो क्या आप पेपर टेल मशीन कब तक लगा रहे हैं? एकदम पिन पॉइंटेड जज ने वकील को सवाल पूछा। जब जज ने वकील को सवाल पूछा तो सीनियर मोस्ट लॉयर, 4 वकील थे, दूसरे वकील की तरफ देखने लगा, दूसरा वकील तीसरे वकील की तरफ देखने लगा, तीसरा वकील चौथे वकील की तरफ देखने लगा और चारों वकील की तरफ ऊपर बैठा हुआ जज देखने लगा। तो जज को लगा वकीलों के पास कोई जवाब नहीं है। उसका बिहेवियर देखकर लगा जज को ये वकीलों के पास कोई जवाब नहीं है। तो जज ने आवाज चढ़ाकर पूछा, कब तक लगा रहे हो पेपर टेल मशीन? वकील को लगा जवाब देना जरूरी हो गया है, तो इसलिए वकील ने कहा कि पेपर टेल कब तक लगा रहे हो, इस सवाल का तो हम जवाब नहीं दे सकते हैं, मगर जो अंतर्निहित सवाल है उसका जवाब देने के लिए हमें 2 महीने का समय और बढ़ा कर दिया जाए। 6 महीने तो पहले ही बर्बाद कर दिया था। और इसलिए जज ने उसको एक अवसर देते हुए 4 मार्च 2017 तक अवसर दे दिया। 4 मार्च आया, चुनाव आयोग ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया। जवाब था ही नहीं, दाखिल कहां करेगा? मैंने उसको ऐसा पकड़ा था, ऑक्सीजन लेने के लिए भी बहुत मुश्किल था और सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास थे। और इसीलिए
जवाब वो देता, झूठा पकड़ में आता। तो इस तरह से 4 मार्च को भी कोई जवाब नहीं दिया। कहा कि 10 अप्रैल का समय दिया जाए, और अप्रैल महीने में चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर जैदी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा। अनप्रेसिडेंटेड। आमतौर पर होम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखने का रिवाज है, मगर डायरेक्ट प्रधानमंत्री को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चिट्ठी लिखी, और ये चिट्ठी इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर छप कर आई। किसी अखबार में नहीं छपी, केवल इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर छपी। उस चिट्ठी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी में लिखा, वामन मेश्राम ने हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस दायर की है। अगले हियरिंग में यदि 3,567 करोड़ रुपया भारत सरकार ने सैंक्शन नहीं किया, तो अगले हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट चुनाव कमिश्नरों को जेल में भेजने का आदेश दे सकती है। अंदाजा लगा सकते हो आप लोग। ये चिट्ठी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लिखा, मेरी चिट्ठी के ऊपर। जैसे ही प्रधानमंत्री को चिट्ठी मिली, शाम को प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई मेरे केस की वजह से। कैबिनेट में 3,567 करोड़ रुपया पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए सैंक्शन किया, और वो चिट्ठी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दे दिया। देने के बाद 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया चुनाव आयोग ने, और जजमेंट हुआ कि सितंबर 2018 तक सारे देश में पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाएगी, और फरवरी 2019 तक सारे देश के कलेक्टरों के पास पेपर ट्रेल मशीन ईवीएम को जोड़ने वाली पहुंच जाएगी। और 2019 में मार्च, अप्रैल, मई में जो चुनाव होगा, उस चुनाव में हर मशीन पर पेपर ट्रेल मशीन का मतलब घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाई जाएगी। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2017 को मेरे केस पर फौरन निर्णय दिया। जैसे ही मेरे फेवर में निर्णय आया, मैंने दूसरा निर्णय किया। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस पर फैसला दिया कि पेपर ट्रेल लगाया जाएगा, और मैंने आंदोलन बाद में शुरू किया। अब मुझे पेपर ट्रेल नहीं चाहिए। लड़ाई लड़ना कोई बचपों का खेल तो है नहीं, रणनीति है। तो अभी हमने लड़ाई शुरू कर दी, अब हमें पेपर ट्रेल नहीं चाहिए। अब अगर मैं ऐसा आंदोलन चलता हूं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मैं करूंगा, ऐसा हो जाएगा। मेरे पास अगर ठोस सबूत नहीं है, मेरे पास ठोस सबूत है, ऐसा करने के मेरे पास ठोस सबूत है, और इस ठोस सबूत के आधार पर मैंने यह फैसला किया। और इसके तहत मैं आपको सबूत देता हूं। अमरावती में रविंद्र राणे एमएलए का चुनाव लड़ रहे थे। वो जिस बूथ पर वो और उसकी बीवी वोट डालने के लिए गए, तो काउंटिंग में उस बूथ पर रविंद्र राणे के बूथ पर जहां वो उन्होंने वोट डाला, 0 वोट निकला। वहां पेपर ट्रेल लगा हुआ था, फिर भी 0 वोट निकला। उस वोट पर रविंद्र राणे का प्रचार करने वाले लोग थे, उसके रिश्तेदार थे, उसके सपोर्टर थे। मान लिया जाए सभी लोगों ने वोट नहीं दिया, उसके बीवी ने भी उसको वोट नहीं दिया होगा, ऐसा भी हम मानते हैं। क्यों? कभी रविंद्र राणे ने गुस्से में अपने बीवी को झापड़ झूपड़ किया होगा, हो सकता है। मतलब ऐसा किया ही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, हो सकता है ऐसा किया हो, और उसके बीवी ने यह सोचा हो कि रविंद्र राणे को सबक सिखाने का अच्छा मौका है, और इसलिए उसने उसको वोट ना दिया हो।
हो सकता है। तो रविंद्र राणे ने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है, मगर मैं इतना गधा नहीं हूं कि अपने आप को वोट ना डालूं। तो कम से कम एक वोट तो मेरे नाम पर निकाला जाना चाहिए था, एक वोट भी नहीं निकला। ये जानकारी जब हमें हुई तो हमने रविंद्र राणे को कहा अधिकारियों को लेटर लिखो और कहा सारा बूथ का डाटा हमें दिया जाए। सारे बूथ का डाटा दिया गया। देने से हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया कि बूथ पर 0 वोट निकला। हो गया हमारे पास ठोस सबूत, जिसकी वजह से मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के भी विरोध में बैलेट पेपर की मांग कर रहा हूं। दूसरा, चंद्रपुर में हमने कैंडिडेट से एप्लीकेशन लिखवाया। क्या लिखवाया? रिकाउंटिंग किया जाए। हमें मालूम है करता नहीं है। अधिकारी ने लिख कर दिया नहीं किया जा सकता। अरे हमको कहां रिकाउंटिंग करना है, हमें तो सबूत इकट्ठा करना है ताकि सुप्रीम कोर्ट को बताया जा सके। तो अधिकारियों ने लिख कर दिया रिकाउंटिंग नहीं हो सकता। हमने कैंडिडेट को कहा दूसरा एप्लीकेशन लिखो। कहा कौन सा? क्यों नहीं हो सकता? तो अधिकारी ने दोबारा लिख कर दिया पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत फला फला रूल, सारा रूल लिख कर दिया। इस रूल की वजह से नहीं हो सकता। रूल भी हमारे पास आ गया, लिखित आ गया, स्टैंप के साथ, साइन के साथ आ गया। आने के बाद हमने जोड़कर देखा 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है रिकाउंटिंग होना चाहिए, और चुनाव आयोग का अधिकारी कहता है नहीं हो सकता। इसका मतलब है चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन लिखित रूप से कर रहा है। हमारे पास दस्तावेजी सबूत है। ये 2 ठोस सबूत हमारे पास होने के आधार पर हमने अब बैलेट पेपर का आंदोलन शुरू कर दिया। 5 करोड़ लोगों का सिग्नेचर लिया जाए। और अभी मैं पर्चा आप लोगों के पास भेजने वाला हूं। पर्चे का टाइटल है वामन मेश्राम की चुनाव आयोग को चुनौती। चुनाव आयोग ने पॉलिटिकल पार्टी को चुनौती दिया था, ईवीएम मशीन हैक करके दिखाओ। 4 घंटे का समय दिया जाता है। मैं लिख रहा हूं मेरे चिट्ठी में, आपके पास पर्चा आएगा, उसमें वामन मेश्राम की चुनाव आयोग को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में सबूत के आधार पर जो सवाल मैंने चुनाव आयोग को पूछे उसके जवाब सुप्रीम कोर्ट में आपने नहीं दिए, इसलिए मैं जनता की अदालत में जा रहा हूं। जनता की अदालत लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत होती है, और मैं जनता की अदालत में जाकर यह सवाल पूछ रहा हूं कि मेरे सवालों के जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिए। मैं चुनाव आयोग को 4 महीने का समय देता हूं। तुमने 4 घंटे का दिया था, मैं तुम्हें 4 महीने का समय, जवाब होगा तब न देगा। जब 8 महीने में नहीं दिया तो 4 महीने में कहां से देगा? जवाब है नहीं, मैं जानता हूं नहीं है, इसलिए मैं 4 महीने का समय देता हूं मेरे सवालों का लिखित सबूतों के आधार पर। पूछे हुए सवालों का जवाब दो। किसी ने मुझे टेलीफोन करके पूछा, मेश्राम जी आप ईवीएम मशीन के विरोध में बहुत बोलते हो, अब चुनाव आयोग चुनौती दे रहा है हैक करो, तो वहां क्यों नहीं जा रहे हो? हैं? क्यों नहीं जा रहे हो? वो मेरा मजाक उड़ाते हुए मेरे को टेलीफोन पर चुनौती दे रहा है। तो मैंने कहा चुनाव आयोग ने मेरे को नहीं बुलाया, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बुलाया। वामन मेश्राम बगैर बुलाए जाने वाला नहीं है, क्योंकि वो नेशनल प्रेसिडेंट है। वो बिन बुलाए मेहमान की तरह क्यों जाएगा? उसको जानते हैं उसकी अपनी इज्जत है, सम्मान, स्वाभिमान है, बगैर बुला के चला जाएगा। मजाक उड़ाने वाले आदमी को मैंने एक जवाब दिया, तो उसने कहा अच्छा
तो चुनाव आयोग यदि आपको आमंत्रण दे, निमंत्रण दे, तो आप जाओगे? तो मैंने कहा इसका जवाब बाद में देता हूं, पहले तू तेरा नाम तो मुझे बता। तो कहा नाम में क्या रखा है? तो मैंने कहा फिर तेरे सवाल में क्या रखा है? अगर तू नाम नहीं बताता है तो मैं सवाल का जवाब क्यों दूं? कहा कि बताता हूं, मेरा नाम नारायण है। तो मैंने कहा तेरा नाम नारायण, सही बता रहा क्या? ट्रू कलर में जाके तेरा नाम सही ढूंढ लूंगा। नहीं कहा सही बता रहा। अच्छा चाहिए, ठीक है, मान लेता हूं। तो मैंने कहा अब जवाब देता हूं, मैं इतना गधा नहीं हूं कि मैं चला जाऊंगा। कहा कि क्या मतलब? मतलब मैं बताता हूं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के विरोध में जब केस दायर किया था, ईवीएम मशीन के विरोध में केस दायर किया था, तब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया था और बताया था कि तुम्हारी मशीन निर्दोष है, परिपूर्ण है, और जो यूनिक है ये जो तुम कह रहे हो साबित करो, साबित करो। जब तुमको सुप्रीम कोर्ट में साबित करने का मौका दिया तो तुमने सुप्रीम कोर्ट में साबित क्यों नहीं किया? वामन मेश्राम सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं। अगर वामन मेश्राम सिद्ध कर दे तो भी मेरी कोई अथॉरिटी तो मानने वाले नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट के सामने तुमने क्यों प्रूव नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट के सामने तुमने प्रूव नहीं किया। तुमने कहा कि यह मशीन परिपूर्ण है। ये मशीन में पहली बात बटन दबाया जाता है, लाइट जलता है, बीप का आवाज होता है, मगर स्टैंप कहां लगा? आंखों से दिखाई नहीं देता। पहली कमी। कहां परिपूर्ण है? पहली बड़ी कमी। दूसरी कमी, बैलेट पेपर की तरह, एटीएम मशीन की तरह इसमें बटन दबाने के बाद स्टैंप लगाया हुआ कागज बाहर क्यों नहीं आता? अरे मॉल में 1000 रुपए का सामान खरीदने के बाद रसीद बाहर आ जाती है, 125 करोड़ जनतंत्र का रसीद नहीं आता है, स्टैम्प का रसीद नहीं आता है कि मेरा निशान पर लगा हुआ है। दूसरी कमी। तीसरी कमी, बैलेट पेपर में रिकाउंटिंग होता है, तुम्हारे ईवीएम मशीन में रिकाउंटिंग क्यों नहीं होता है? तुम कहते हो ईवीएम मशीन एडवांस है। अरे ईवीएम मशीन अगर एडवांस है तो बैलेट पेपर बैकवर्ड है। अगर बैलेट पेपर बैकवर्ड है और बैकवर्ड में रिकाउंटिंग होता है तो एडवांस में रिकाउंटिंग क्यों नहीं होता? तुम कहते हो मशीन एडवांस है, बैकवर्ड में रिकाउंटिंग होता है और तुम्हारे मशीन में रिकाउंटिंग नहीं होता है, तो तुम कहते हो एडवांस है। तो ये तीसरी बड़ी कमी है। तो तुम्हारी मशीन परिपूर्ण है ऐसा तुम जो बोलते हो, ये मशीन परिपूर्ण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। तुम्हारे पास सुप्रीम कोर्ट का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। नंबर 2, तुम कहते हो हमारी मशीन निर्दोष है और बार बार अखबारों में बयान देते हो तुम्हारी मशीन निर्दोष है। जिस तरह से कोर्ट ऑफ लॉ में, न्यायालय में एक चोर जज को कहता है, जज साहब मैं निर्दोष हूं, जज कहता है चोर को, तुम कह रहे हो तुम निर्दोष हो, मगर निर्दोष होने का कोई सबूत तो दे नहीं रहे हो, कोई सबूत दो। तो चोर कहता है हां मैं सबूत देता हूं। तो चोर कहता है मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं और मैं निर्दोष हूं। जज साहब अब तो मैंने 3 बार कहा, अब तो आपकी तसल्ली हो गई होगी कि मैं निर्दोष हूं। जज ने चोर को कहा अरे भाई तुमने 1 बार बयान दिया था, अब की बार 3 बार दिया, ये तो तुम्हारा निर्दोष होने का बयान है, सबूत कहां है? सबूत तो है नहीं। चुनाव आयोग भी चोर की तरह अखबारों में केवल बयान देता है ईवीएम निर्दोष है, ईवीएम निर्दोष है,
ईवीएम निर्दोष। अरे तो सबूत कहां है? कहां सबूत है? सबूत तो वामन मेश्राम के पास है कि तुम लोग फ्रांस के जो मशीन के संबंध में जो कानून है, पेटेंट कानून है, वहां तुमने इस मशीन का पेटेंट करने के लिए यूनिक सर्टिफिकेट मांगने के लिए एप्लीकेशन किया था, और तुमने एप्लीकेशन किया तो पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तुमको कहा मशीन खोलना होगा, टेक्निकल एक्सपर्ट को दिखाना होगा। टेक्निकल एक्सपर्ट इस मशीन का और टेक्नोलॉजी का जांच करेंगे, जिस पर्पस के लिए मशीन बनाई गई है उस पर्पस के लिए ये मशीन सही है गलत है, इसका वो रिपोर्ट तैयार करेंगे, रिपोर्ट की कॉपी देंगे, देने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाए या नहीं दिया जाए ये पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन निर्धारित करेगा। जब ये निर्णय बताया पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस पर भारत सरकार ने साइन किया हुआ कानून है, तो भारत सरकार को लगा कि साला हमारी मशीन में तो हमने हेरा फेरी का मामला खड़ा करके रखा, तो घोटाले का प्लानिंग बना के रखा हुआ है। अगर टेक्निकल एक्सपर्ट के पास ये मशीन जाएगी तो दस्तावेजी सबूत के साथ ये प्रमाणित हो जाएगा कि ये मशीन में हेराफेरी की जा सकती है। और ऐसा होते ही भारत सरकार ने एप्लीकेशन पीछे लिया। 2006 में भारत सरकार ने एप्लीकेशन किया, एप्लीकेशन करने का सबूत वामन मेश्राम के पास है, और एप्लीकेशन विड्रॉ करने का सबूत 2006 का, दोनों सबूत वामन मेश्राम के पास में है। जब मैं ये नारायण जो टेलीफोन पर बोल रहा था उसको कह रहा था, तो नारायण को जब ये मामला जानकारी मिलने लगी तो उसने बीच में ही टेलीफोन काट दिया कि साला इधर तो हमारी दाल गलने वाली नहीं है, उसने बीच में ही टेलीफोन काट दिया। और इस तरह से भारत सरकार के पास, चुनाव आयोग के पास यूनिक होने का, मशीन ईमानदार होने का, परिपूर्ण होने का और निर्दोष होने का कोई भी सबूत नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं दिया। तो इस तरह से जब इनको किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं दिया तो किस आधार पर कहते हैं कि ये मशीन यूनिक है, निर्दोष है और परिपूर्ण है? ये सारा सिद्ध होता है ये सारा का साला घोटाले का मामला है। तो इसलिए साथियों, हम लोगों ने 5 करोड़ लोगों के सिग्नेचर लेकर ईवीएम मशीन को खत्म करने का अभियान शुरू किया है। जब मैंने ये कार्यकर्ताओं को यूपी में कहा तो यूपी के लोगों ने पूछा कि आपने 5 करोड़ सिग्नेचर जमा कर दिया, इसके बाद भी चुनाव आयोग अगर नहीं मानता है तो मैंने उनको जवाब दिया कि मैं चुनाव आयोग को लिखित धन्यवाद का लेटर भेजूंगा कि तुम अड़ गए हो, 5 करोड़ लोगों की भी बात नहीं मानते हो। अगर तुम अड़ गए हो तो मैं तुम्हारा धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। अब मैं 5 करोड़ लोगों को 15 करोड़ लोगों तक ले जाता हूं, और 15 करोड़ लोगों को हम इकट्ठा करते हैं और 15 करोड़ लोगों का जन आंदोलन खड़ा करते हैं। जब 15 करोड़ लोगों का जन आंदोलन खड़ा होगा तो इस देश की व्यवस्था को चलाने का नियंत्रण हमारे हाथ में आ जाएगा। जब इस देश को चलाने का नियंत्रण हमारे हाथ में आएगा तो न चुनाव आयोग रहेगा न कमिश्नर रहेगा। हम जिन कमिश्नरों को नियुक्त करेंगे वो रहेंगे, और इस तरह से ये मामला, इस मामले का राम नाम सत्य हो जाएगा, इसको खत्म कर दिया जाएगा। इसके लिए आप लोगों को 5 करोड़ लोगों का सिग्नेचर इकट्ठा करने का अभियान चलाना होगा। और इसलिए अभी मैं 1 मिनट ज्यादा बोल दिया, 7:45 तक बोलना था, 46 हो गया है, और इमरजेंसी की घंटी भी मेरे पास पहुंच गई है, तो मुझे नहीं तो फ्लाइट चली जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। पत्थरों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, और शैतानों से जो टकराए उसे वामन मेश्राम जी कहते हैं, वामन मेश्राम जी कहते हैं।
अभी सेशन बाकी है, कृपया अपने आसन पर बैठे रहें। अभी वक्तागण अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि वे अपना स्थान नहीं छोड़े। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करती हूँ आयुष्मती ललिता रानी, मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक उत्तराखंड। वे डाइस पे आए, अपने विचार रखें। सभी मूल निवासी भाइयों बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि वे अपने आसन पर बैठे रहें। कुछ ही समय के बाद सत्र समापन होने जा रहा है। प्लीज आप अपने स्थान पर बैठे रहें। वक्तागण अपना चर्चा पे विषय रख रहे हैं। सर्वप्रथम जिन जिन महापुरुषों ने मूल निवासी जय मूल निवासी साथियों, सर्वप्रथम जिन जिन महापुरुषों ने मूल निवासी सम्मान में ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, न्यौछावर कर दिया, मैं उन महापुरुषों का अभिवादन करती हूँ। और यहाँ नागपुर मद्रास में महाराष्ट्र में राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के चौथे राष्ट्रीय अधिवेशन में यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी सभी पदाधिकारी गणों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस प्रबोधन सत्र में जो भी विषय रखा गया है, ईवीएम के द्वारा चुनाव आयोग के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र पर बलात्कार एवं मानवाधिकारों का उल्लंघन एक गंभीर विश्लेषण है। भारत देश में 3% ब्राह्मणों ने पूरे लोकतंत्र पर कब्जा कर रखा है। और ये ब्राह्मण अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते। एक बोर्ड मेंबर का अगर चुनाव भी लड़ते तो ये नहीं जीत सकते। सभी साथियों से अनुरोध है कि अभी सेशन चालू है और जो भी महिलाएं बाहर खड़ी है, अभी जो रहने की व्यवस्था हमारी है 9 बजे के बाद में उसका पोजीशन मिलने वाला है। अभी से आप बाहर जाएंगे तो वो व्यवस्था आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो सेशन चल रहा है वो थोड़ा शांति से सुने। जो महिलाएं आपको यहाँ पे बात रख रही है, अगर आप यहाँ से उठ के जाते हैं तो उसका हौसला टूट जाता है, तो इस बात का ध्यान थोड़ा सा आपको रखना है। भारत देश में 3% ब्राह्मण पूरे लोकतंत्र पर कब्जा किए हुए हैं। अगर ये ब्राह्मण अगर अकेले चुनाव लड़े तो एक बोर्ड मेंबर का चुनाव भी नहीं जीत सकती। लेकिन हमारे 85% समाज को छोड़कर धोखे से बेवकूफ बनाकर सदियों से हमारे ऊपर राज कर रहा है। ये लोग पहले से ही चुनाव में घोटाला करते आए हैं। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखा गया संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था और संविधान लागू होने के बाद भी 1952 में प्रथम लोकसभा का चुनाव आयोग घोषित किया गया। चुनाव की प्रक्रिया के संदर्भ में बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में लिखकर कहा कि चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसका मतलब है चुनाव मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। क्या आज भारत में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो रहा है? नहीं, क्योंकि भारत में इन ब्राह्मणों की पार्टी पर पक्ष विपक्ष दोनों में ही कांग्रेस और बीजेपी पार्टी है। इसलिए कांग्रेस की पार्टी 2014 में ईवीएम लेकर आई। इसमें घोटाला करके अपनी पार्टी पूर्ण बहुमत से बनाई। 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने फिर घोटाला किया और चुनाव जीती, लेकिन ईवीएम के बड़े पैमाने पर घोटाला होता गया।
इसका पता बीजेपी को पता लग गया और इसके दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी और सुब्रमण्यम स्वामी के सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया कि ईवीएम मशीन से युक्त पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं किया जा सकता।